हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कर भी रहे होंगे, आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, प्रॉपर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये आप लोग का लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो सर आपने तो बोला था सर आप हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़ाओगे पीएनएसटी के लिए। तो लास्ट वीडियो का मतलब ये है केवल कि ये आपका बेसिक का लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद सीधे सीधे हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पर्टिकुलर जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं उन्हीं टॉपिक को उठाएंगे और उन टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो होगा थोड़ा सा आपका लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के बेसिस पे हमारे सारे टॉपिक रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक केमिस्ट्री के, और उसके बाद फिर अपन देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या केवल ये वीडियो केवल मैं बता रहा हूं केवल पीएनएसटी के लिए नहीं, अगर आप 11th-12th में हैं और उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि भाई हम कुछ तैयारी करें या कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे क्लियर हो जाए, जिनमें से हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, जैसे 12th के एग्जाम में भी आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो होंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी आपको प्रॉपर अपडेट मिले हर वीडियो को, तो आप लोग की वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो वंस अगेन फिर से बोलता हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। इट कुड बी पॉसिबल थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी बेसिक चीजें सीखेंगे मोस्टली जो हमें केमिस्ट्री में यूज होनी है, उसके बाद फिर हम एक एक कॉन्सेप्ट। लेकिन सर इस वीडियो को देखने के हमारा फायदा नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। इस वीडियो के एंड तक देखने में आप देखिएगा आपको पीएनएसटी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट में बेसिस पे रिलेटेड, ठीक है, हमेशा से आते हैं, ठीक है। तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, एक बार फिर से बोल रहा हूं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग का भला हो और हमारा तो भला होगा। आपके भले से हमारा भला तब होगा कि हमें सुकून मिलेगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो गए फाइनली, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं किसके बारे में, परमाणु आकार के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को, इनसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे पर्टिकुलर, प्रॉपर वीडियो के एंड तक आप देखोगे। जब आप पेपर देकर आओगे मिला लेना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन छोटे से थोड़े से नहीं होते हैं, है ना। 3 नंबर बहुत होता है, 3 नंबर में पता नहीं कितनी मीटिंग निकल जाती है पीएनएसटी में, ठीक है। तो देखते हैं परमाणु आकार के बारे में बात करते हैं। परमाणु आकार का मतलब जैसे होता है, परमाणु कैसे होता है, नाभिक, नाभिक में भिन्न कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बता दिया, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। तो क्या होता है परमाणु आकार का मतलब, किसी नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या, जिसके आधार पर हमारा परमाणु आकार निर्धारित होता है, ठीक है। वंस अगेन, किसी भी नाभिक से बाह्यतम कोष के, याद रखना बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बीच की दूरी, मतलब यहां से नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कंफ्यूजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 2p3, मतलब तीन में तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी नाइट्रोजन की, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आता है कहां पे, डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में जैसे हमने क्या ले लिया, आयरन का Fe का 26 होता है, हमने क्या लिखा कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, ठीक है। तो सर मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप लास्ट वीडियो देखिए, लेकिन अगर लिटरली में आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने इतना जल्दी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख दिया, मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आउटर मोस्ट, मतलब बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु की त्रिज्या होगी इस लास्ट इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होगी, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगी। मतलब ये 4s का मतलब ये पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा यहां से है, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि इस एटम का साइज कैसा है, ठीक है। तो हमेशा कहां से पता चलता है कि बाह्यतम कोष से, मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होती है, उसकी एटॉमिक रेडियस कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, परमाणु का आकार बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इतना सरल भी नहीं आएगा। अब देखते हैं परमाणु आकार से किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अब आवर सारणी में देखते हैं परमाणु आकार चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल छोटा सा हम बना रहे हैं, सिंपल सा, ये डी ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ठीक है। वंस अगेन हाइड्रोजन लिथियम कार्बन, ठीक है। तो अब देखिए जो परमाणु आकार होता है,
परमाणु आकार ऊपर से। हम देखिए पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से करेंगे काम, है ना। एक क्या करेंगे, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। फिर क्या करेंगे, हम आवर्त में मतलब पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। किसी भी बात करेंगे हम, चाहे परमाणु आकार के बारे में बात करेंगे, चाहे आयनन एंथैल्पी की बात करें, आयनन ऊर्जा की बात करें, या विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, किसी भी बात करेंगे, हमेशा दो तरीके से हम काम करेंगे। पहले बात तो क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु आकार होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सेम पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा, आकार घटेगा। ठीक है, अब ये कैसे, इसको मैं सिंपल से बता दूं। अगर मान लीजिए इसको मैं अब पीरियोडिक टेबल को मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग पीरियोडिक टेबल सामने रखी होगी जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, या तो आप लोग के दिमाग में रखी होगी, मतलब आप लोग को आवर्त सारणी याद होगी। ठीक है, तो देखिए परमाणु आकार की बात हम करते हैं, किसकी, परमाणु आकार। तो जब क्या करते हैं हम, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, बढ़ रहा है। जब क्या करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परमाणु आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जब सेम आवर्त में, एक ही आवर्त में आप बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आकार क्या होगा, छोटा होगा, मतलब डिक्रीज होगा। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सर ठीक है, समझ में तो आ गया। ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो परमाणु आकार बढ़ रहा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी तो बढ़ रहा है ना, कक्षकों की संख्या बढ़ रही है, तो आकार बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार छोटा क्यों होता है। मोस्ट क्लियर कॉन्सेप्ट जो बहुत से बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, केवल लेफ्ट टू राइट जाने में आकार छोटा क्यों होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसको बना रह देता हूं, ऊपर छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे दूसरे आवर्त में, अब देखिए लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आखिरी गैस की अपन बात नहीं करते, क्योंकि अभिक्रिया करनी नहीं है, काय विभाग, तुम उसको लेके चलना है साथ में। ठीक है, इसका मतलब इसका 3 हो गया, इसका 4, परमाणु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब यह हुआ कि जो लिथियम का आकार होगा वो फ्लोरीन से कम होगा, सॉरी बड़ा होगा। मतलब फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होगा। जैसे जाते जाएगा ये आकार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा, घटता जा रहा, फ्लोरीन में बहुत छोटा हो गया। तो ऐसा क्यों, इसका तो परमाणु क्रमांक 3 है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, आकार इसका छोटा क्यों हुआ, यह कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही जरूरी है इसको समझना। ठीक है, क्योंकि परमाणु आकार हमारी बहुत चीजें निर्धारित करती है ना, बहुत सी चीजें डिसाइड करती हैं कि भैया इसकी आयनन ऊर्जा कैसी होगी, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, ये चीज हो गई। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसे प्रभावित होती है, ये भी चीज में डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं परमाणु आकार के बारे में कैसा होता है। अब केवल मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, एक हो गया हमारा लिथियम, दूसरा हो गया हमारा फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p5, यही होता है ना। चलिए अब हम क्या बनाते हैं, लिथियम का एटम बनाते हैं। समझिएगा क्या किया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, नाभिक, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, अब मैंने फ्लोरीन बनाया, नाभिक, ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है 3, इसका कितना है 9। परमाणु क्रमांक कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस पे क्या है, न्यूक्लियस पे 3 प्रोटॉन, ना प्रोटॉन कहां होता है, हमेशा नाभिक पे पाया जाता है, और केवल 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 2s2 2p5 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन में यहां लिख देता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है दूसरी कक्षा में। अब मेन चीज हमारी समझिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन तो देखो, यहां से नाभिक से इतनी दूरी पे क्या है, केवल 3, मतलब ये दूर 1 इलेक्ट्रॉन है। अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करता है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर आ सके।
हमेशा प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल लगाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर आ सके, खींचता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे अब यहां पे क्या है, तो यहां पे केवल 3 प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे, दूसरी कक्षा पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने अंदर, चलो बाहर तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके साथ 72 कोष में, लेकिन अंदर कितने हैं प्रोटॉन, 9 हैं। मतलब अंदर खींचने वाले कितने हैं, 9 लोग हैं। 9 लोग उसको क्या करें, अंदर खींच रहे हैं। आप लोगों ने रस्सी वाला गेम खेला होगा कि भाई जिधर साथ ज्यादा ताकतवर हो तो उसको अपने साथ खींच लेते ना। अरे स्पीड गेम में तो बहुत क्रेज हुआ था इसका, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मतलब अंदर खींचने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे 9 लोग हैं, और डिस्टेंस कितनी है, सेम। इसकी भी दूसरी कक्षा है, इसकी भी दूसरी कक्षा है। तो अंदर खींचने वाले जब 9 लोग हैं, इसको ज्यादा ताकत लगाएंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे मतलब ज्यादा खींच लेंगे, ज्यादा खींच लेंगे मतलब परमाणु आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आवर्त तो सेम होता है, मतलब कक्षाओं की संख्या सेम होती है, लेकिन अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अंदर ज्यादा खींच लेते हैं। ज्यादा खींच लिए तो परमाणु आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये सीन चीज है कि जब हम आवर्त समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, लेकिन जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है, परमाणु आकार समझ में आ गया। बात क्या होती है, किसी नाभिक से 72 कोष के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जिसके हिसाब से हमारा परमाणु आकार डिसाइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम आवर्त सारणी में बात करें, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन जब सेम आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सिंपल सी बात क्या होती है, भैया परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो परमाणु आकार फ्लोरीन का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या करते हैं, ज्यादा ताकत से उसको, जब 9 प्रोटॉन हो अंदर खींचने वाले 9 लोग हो गए, क्या करते हैं, उसको ज्यादा अंदर तक खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या आपका परमाणु आकार के बारे में, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको परमाणु आकार, ये केवल ना कि केवल पीएनएसटी एग्जाम से, बल्कि 11th में भी आपको बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, ठीक है। ये हो गया परमाणु आकार। अब देखते हैं परमाणु आकार के बाद हम क्या देखते हैं, आयनन ऊर्जा। भाई ध्यान से सीखना इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पीएनएसटी में आ चुका है, ठीक है। अब कैसे होती है आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर नहीं निकल जाता, उसको क्या देना पड़ता है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए मेरा परमाणु है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कहीं पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, कहां को बाहर जाएगा, ठीक है। जब क्या करेगा, इसको बाहर से आप एनर्जी दे दोगे, किसी सोर्स से एनर्जी दिए, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, मतलब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, वही क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो अब आयनन ऊर्जा का मतलब सीधी सी बात है, समझ में आ गया। आयनन ऊर्जा मतलब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसकी कहलाती है आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रथम आयनन ऊर्जा या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो, उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीयक आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो जो आयनन ऊर्जा होती है, ठीक है, आयनन ऊर्जा वो हमेशा प्रथम कम होती है, द्वितीय उससे भी ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा क्या होती है, तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। इसका रीजन क्या है हम देखेंगे आगे, लेकिन अब इसको स्टार बना के लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, उसी परमाणु से दूसरा निकालना है तो ज्यादा हो देना पड़ेगा, तीसरा देना होगा तो और ज्यादा देना पड़ेगा। अब रीजन क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं, किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, या किसी भी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, चलिए हम सोडियम की बात करते हैं, सर बड़ा सिंपल सा, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है।
क्या हो गया 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एनर्जी दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बना Na पॉजिटिव बना। अब पहले क्या था, Na का मतलब इधर मैं बना देता हूं Na पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्या था, 11 का मतलब है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ध्यान रखें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम प्रोटॉन को ना घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं, जो भी काम करना है सारे काम करना है केवल इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो हमारा 11 ही है, लेकिन अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब सेम चीज अंदर खींचने वाले कितने, 11, पहले कितने थे, 11 लोग इस साइड थे, 11 लोग उस साइड थे, बराबर बैलेंस था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अंदर खींचने वाले कितने हो गए, 11, और जिनको खींचने वाले कितने हो गए, 10, मतलब खींचने वाले ज्यादा ताकतवर हो गए, तो मतलब परमाणु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु छोटा हो जाएगा। अब जब देखिए परमाणु हमारा छोटा हो गया, छोटा हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास आ गया, न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया, ज्यादा पास आ गया मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो गया। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो गया, इसका मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले क्या था, चलिए मान लीजिए हमने बना देता, ये नाभिक है, ये हमारे तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया ऊर्जा देकर के। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया हमारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अब दूसरे सेल में आ गया। अब ये क्या हुआ, नाभिक के ज्यादा पास आ गया। जब न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया, नाभिक न्यूक्लियस है ना, मैं बाइलिंगुअल वर्ड यूज कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, आराम से समझना, बस समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया। जब न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा काम करेगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब अब आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा हमेशा क्या होती है, द्वितीय आयनन ऊर्जा। और सेम चीज जब 2 निकल जाएंगे तो परमाणु आकार और छोटा हो जाएगा। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ती है, वो एनर्जी किसके अगेंस्ट काम करती है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो बाहर भेज सके। ठीक है, तो अब देखते हैं आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। तो आयनन ऊर्जा जो होती है, हम थोड़ा मिटा दे रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है भाई, ध्यान फिर से बोल रहा हूं, 11th वाले भी इसको सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और पीएमएसटी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल आशीर्वाद है, समझ लीजिए। हाँ, तो जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है, ठीक है, वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। किसकी होती है, परमाणु आकार की। इसका मतलब परमाणु आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा आयनन ऊर्जा कम होगी। ज्यादा बड़ा होगा मतलब आकार बड़ा है, मतलब नाभिक से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप आसानी से थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, जब क्या हुआ, जब ये परमाणु आकार क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो आयनन ऊर्जा कम हो गई। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, जब परमाणु आकार आपका छोटा घट गया तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब परमाणु आकार छोटा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास आ गया। अरे जब ज्यादा पास आ गया भैया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमाणु आकार की आयनन ऊर्जा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, पहली बात हो गई। अब देखिए, अब इसका मतलब, अब हम आवर्त सारणी में फिर से चलते हैं। अब देखिए, अब इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग को आवर्त सारणी बिल्कुल एकदम से याद होनी चाहिए, कोई सोते सोते नहीं पूछे एक बार आपको नाम आपका लेट निकले लेकिन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम तुरंत निकल आए, ऐसे याद होनी चाहिए। अगर आपको इतने कम टाइम में एग्जाम क्रैक करना है, केमिस्ट्री का अच्छे से बनना चाहिए, आपको नंबर स्कोर करना है, तो पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे याद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो अब आयनन ऊर्जा, अब जैसे हमने क्या बोला कि जब हम आवर्त में, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आए तो क्या हो जाता है, आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, आकार क्या, ऊपर से नीचे आए तो आकार हमारा क्या हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी, क्योंकि क्या है, दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है,
सोडियम और आसानी से निकाल देगा, पोटेशियम और आसानी से, है ना, रुबिडियम और आसानी से, सीजियम तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्योंकि उसका परमाणु आकार बहुत बड़ा होता है। पूरे आवर्त सारणी में जो तत्व बंध बनाते हैं सामान्यतः रेडियो एक्टिव को छोड़ करके सीजियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, मतलब सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूरी पे होगा, ज्यादा दूरी पे होगा, थोड़े से एनर्जी दिए, फटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बात खत्म उसकी। ठीक है, अब देखते हैं, अब जब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट गए मतलब एक ही आवर्त में, तो आकार क्या होता है, आकार कम होता है। अब आकार कम हुआ, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे आकार कम होगा, तो लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे, एरो बना रहा हूं मैं केवल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यही रीजन है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ज्यादातर क्या बनाते हैं, माइनस चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते क्योंकि आकार छोटा हो जाता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है उनसे। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनका आकार छोटा होता जाता है तो आयनन ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब इससे 2-3 ये समझ लिया, नोट लीजिए, मतलब जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि भैया जो हमारा परमाणु आकार है वो जो पहला समूह है, कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब इनकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, पहली बात। ठीक है, फिर अगर बंध बनाने वालों में बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, या आप अक्रिय गैसों की बात करोगी तो इनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया आपको आयनन ऊर्जा क्या कहलाती है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कहलाती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा सीधे किस पर निर्भर करती है, परमाणु आकार पे। अगर परमाणु आकार छोटा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, परमाणु आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड इंडिपेंडेंसी, और किस चीज पे निर्भर करता है। चलिए, हमारा परमाणु आकार तो समझ में आ गया सर, आयनन ऊर्जा इस पे कैसे निर्भर करती है ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे इसी पे। ठीक है, तो ये हो गया आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के आधार पर। चलिए, पहली बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात हम समझते हैं इसको कि अक्रिय गैस विन्यास की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। मतलब जिन किसी का भी अक्रिय गैस विन्यास हो गया, अक्रिय गैस विन्यास का मतलब क्या होता है, NH2 NP6। अक्रिय गैस में क्या होता है ना, p ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, p6 होता है। ठीक है, नियॉन का रखना 2 रख दो, 2s2 2p6 आ गया, 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का रखना 4s2 4p6, इस तरीके से ये आ गया। तो अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, कोई तत्व तो हमेशा क्या बनना चाहता है, अक्रिय गैस बनना चाहता है। अक्रिय गैस होगा इसका मतलब उसको बंध नहीं बनाना, बंध नहीं बनाना मतलब न देना लेना। ठीक है, तो अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। रीजन क्या है इसका, अक्रिय गैस विन्यास के सबसे ज्यादा क्यों होती है, आयनन ऊर्जा सब सर्वाधिक होती है, क्योंकि अक्रिय गैस विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है। जब विन्यास सर्वाधिक स्थायी है मतलब उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद आ गया क्या, हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो भी जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अनुसार ये बोलना है कि अर्धपूरित, हाफ फील्ड और पूर्ण पूरित, फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं। हाँ, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी, मतलब हाफ पीरियड ऑर्बिटल और पूर्ण पूरित ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं। इसकी वजह से इनकी आयनन ऊर्जा को बच्चों इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं आप लोग को, है ना, फैन ऑन नहीं कर सकता जिससे आप लोग को वॉइस में दिक्कत ना जाए। ठीक है,
ना फैन ऑन, कूलर कुछ भी नहीं ऑन कर सकता। देख लो पसीना कैसे निकल रहा है। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं देखो आप लोगों के लिए, आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर, कम से कम इस चीज की रिस्पेक्ट कर लो कि आपके सर यहाँ पे गर्मी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट कर लेना कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन दो बस, ठीक है। बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है। सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन हो गया तो अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई करते रहोगे तो बोलेंगे नहीं भाई बेटी बहुत पढ़ाई करती थी, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आप 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे होगे ना, सब यही बोलेंगे अरे कुछ नहीं यार मोबाइल चलाती रही दिन भर, पढ़ती नहीं थी, सब यही बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज की जरूर रिस्पेक्ट करना कि भाई हम कितना परेशान हो रहे हैं, कितना टाइम शेड्यूल आपके लिए निकाल रहे, इतना घंटा, इतने मतलब पढ़ाने के बाद भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं केवल कि भाई आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जहां पे इजी तरीके से चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, स्टडी मटेरियल या टीचर्स नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो स्पेशली है। भाई आप देखो, सीखो और सिलेक्शन लो, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, अब क्या इसमें क्या है कि अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षा ज्यादा स्थायी होते हैं। जो ज्यादा स्थायी होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। अब अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षा कैसे होते हैं, मतलब जैसे क्या होता है P6, ये क्या है पूर्णपूरित कक्षा, तो क्या हो जाएगा इसका आधा भरा P3, ये हो जाएगा अर्धपूरित कक्षक। जैसे D10 ये हो जाएगा पूर्णपूरित कक्षक, तो क्या हो जाएगा D5 ये अर्धपूरित कक्षक। बताया था आपको क्रोमियम कॉपर के ज्यादा स्थायी का या आपके अबाउ नियम के अपवाद का रीजन यही था, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से S1 हो जाएगा अर्धपूरित, S2 हो जाएगा पूर्णपूरित, तो मतलब अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों के आधार पर हम निकालते हैं आयनन ऊर्जा के। अब हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, सर इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं, सॉल्व कैसे करना है वो भी समझाता हूं, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अगर कोई भी डाउट आता है बच्चों तो मुझे कमेंट में बताइए आप लोग कि सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा उसको समझाने की, है ना। बाकी मैं मेरी तरफ से ट्राई करता हूं कि आप लोग को अच्छे से अच्छा समझा सकूं इजी से इजी तरीके से, और बाकी फिर देखिए। चलिए, अब इन चीजों को, तीनों चीजों को मैंने नोट करके की पॉइंट बनाया है, आप उसको लिखिए और सीधे सीधे आंसर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिख देता हूं S1, किसी का विन्यास अगर S1 है तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, पहली बात। फिर क्या होता है P1, इसके बाद आता है क्या S2। P1 पहले क्यों आया, S2 की ज्यादा क्या होगा, क्योंकि S2 क्या है पूर्णपूरित कक्षक है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया आपका P2, फिर क्या आ गया P4, फिर आ गया P3। सर P3 बाद में क्यों आया, P4 पहले क्यों आया, मतलब ये बताऊंगा मैं क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। P3 बाद में क्यों आया, क्यों, क्योंकि P3 क्या है अर्धपूरित कक्षक है, ज्यादा स्थायी है, इसलिए ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया P5, सबसे लास्ट में क्या आ गया P6। अब P6 सबसे लास्ट में क्यों आ गया, क्योंकि एक तो बात भाई पूर्णपूरित कक्षक है, दूसरी बात क्या है ये अक्रिय गैस का विन्यास होता है, ठीक है। तो अब आयनन ऊर्जा का ऑर्डर आप निकाल सकते हो, या क्रम निकाल दो या ज्यादा कम भी बड़ा आसानी से निकाल दो। जैसे अब क्वेश्चंस करते हैं, इस बेसिस पे बिल्कुल आप इसको दिमाग में रख लीजिए, आयनन ऊर्जा का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे करके देखते हैं, हमने क्या बोला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इतने लिखते 4। अब इनमें बताओ किसकी आयनन ऊर्जा कम होगी किसकी ज्यादा होगी, या क्रम में अरेंज कर दो, ठीक है। तो क्रम में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जैसे मैंने आपको सिखाया था तुरंत तुरंत लिखिए, पूरा नहीं लिखना है। जैसे सोडियम का आपका क्या होता है आपको पता है 3s1, मैग्नीशियम का क्या होता है 3s2, एल्युमिनियम का 3p1, इसका क्या होता है 3p2। बस इस ऑर्डर में अरेंज कर दो। S1 का मतलब सबसे कम, मतलब सबसे कम किसकी होगी सोडियम की होगी। फिर S1 के बाद किसकी बात है P1, P1 मतलब इसके बाद किसकी आयनन ऊर्जा होगी कम एल्युमिनियम की, मतलब उससे सोडियम से ज्यादा होगी। अब इसके बाद क्या S2 का मतलब क्या हो गया मैग्नीशियम। अब इसके बाद क्या आ गया P2, P2 का मतलब सिलिकॉन। ये आ गया ऑर्डर। तो सबसे कम किसकी होगी सोडियम की होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी सिलिकॉन की होगी। इन चारों में से, है ना, इन चारों में से, चारों ऑप्शन दे दिया कि इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी ये है, सबसे ज्यादा किसकी होगी ये है, और क्रम बताओ तो ये है। कैसे पता चला, बस इस चीज को हमने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया और कोई रखना नहीं है, ठीक है। S1 की कम है, फिर उसके बाद क्या आ गया P1, P1 क्यों आया, S2 क्यों नहीं आया, क्योंकि S2 क्या है पूर्णपूरित कक्षक, इसलिए ज्यादा स्थायी इसकी आयनन ऊर्जा क्या हो गई ज्यादा हो गई। कैसे पता चला, अभी जो तीनों पॉइंट लिखे थे हमने,
फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, P2, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा, तो आयन ऊर्जा के मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, P2 की बारी आ गई। अब P2 की बारी P4 आया, P3 क्यों नहीं आया, क्योंकि P3 अर्धपूरिकक्षक है, ज्यादा स्थायी है, इसलिए P4 से ज्यादा आयन ऊर्जा होगी इसकी। इसके बाद क्या आया, P5 आया, और सबसे लास्ट में क्या, P6 क्यों आया, क्योंकि सर ये अक्रिय गैस विन्यास इसलिए आ गया। एक लिख लेना सबसे लास्ट में, अगर किसी का आया था 1s2, इसकी आयन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसका विन्यास होता है, ये हीलियम का होता है, हीलियम सबसे ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। वो बिल्कुल एक परमाणु अवस्था में किसी तरीके से बंद नहीं बनाएगी वो, इसलिए उसकी आयन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अगर किसी का विन्यास 1s2 पा गया है ना, मतलब समझ में वही होगी। तो ये किसकी बात की अपन ने, प्रथम आयन ऊर्जा की बात की है, ठीक है। इसी को सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करता हूं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बना दिया मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस, ठीक है, सिलिकॉन प्लस, चलो सल्फर को भी प्लस है बना देता हूं, सर होता नहीं है पर बना दिया रे, हो जाता है कभी कभी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, केवल इसका विन्यास लिखना है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 3s2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल कितना बचा, 3s1। एल्युमिनियम का क्या होता है भैया, 3p1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, 3s2, निकाल के देख लेना अलग से, ठीक है। सिलिकॉन का क्या होता है, 3p2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, 3p1। सल्फर का कितना होता है आपको, अरे भैया सल्फर का होता है 3p3, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, 3p2। सॉरी मैं कभी कभी ऑनलाइन क्या जाते ना, तो कभी कभी आप लोग से रिस्पांस का एक्सपेक्ट करने लगता हूं कि कोई बच्चे बोलेगा जबकि मैं भूल जाता हूं, रिकॉर्डेड रहता है। चलिए अब देखो, अब सेम चीज, S1 का सबसे कम, इसका मतलब मैग्नीशियम प्लस के आयन ऊर्जा सबसे कम होगी इन चारों में से। फिर किसकी बारी आती है, S1 के बाद P1 की, इसका मतलब सिलिकॉन प्लस की। इसके बाद किसके आ गई, S2 की, इसका मतलब कि इसके बाद एल्युमिनियम प्लस की, ठीक है। इसके बाद किसकी आएगी, ये देखो, फिर क्या आ गया आपका, क्या बचा, सल्फर प्लस का, ये हो गया। इसी तरीके से +2 भी देता, तब भी आप उसका +2 के हिसाब से निकाल देते और इसी ऑर्डर में अरेंज कर देते। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, कि नाइट्रोजन की आयन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों, पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है, आपके नर्सिंग में पूछ चुका है, कुछ नहीं सवाल का जवाब, पर फिर भी पूछ तो चुका है। तो देखिए क्या है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब हम लेफ्ट टू राइट जाता है, आकार का होता छोटा होता रहता है, नाइट्रोजन पहले आता है फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आकार क्या होगा, और ज्यादा छोटा होगा। तो फिर नाइट्रोजन की आयन ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 2p3, इसका होता है 2p4, और क्या है 2p3 क्या है, अर्धपूरित कक्षक, इसलिए क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इसकी आयन ऊर्जा ज्यादा होती है, इसकी आयन ऊर्जा क्या होती है, इससे कम होगी। ये भी देखो ऑर्डर, P4 पहले आता है, P3 बाद में, मतलब P3 की आयन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। कारण क्या है, अर्धपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, बस खत्म। तो ये आयन ऊर्जा से आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय कुछ भी निकालने को देखे, बस आपको इस ऑर्डर में अरेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कम पूछे, मैं तो ऑर्डर वाले बता दिया, ये सबसे टफ होता है ऑर्डर वाला, ठीक है। कम ज्यादा तो और आसान है, जिसमें क्या हो गया, S1 मिल गया मतलब कम, जिसमें क्या हो गया, P ज्यादा मिल गया, कहां पे, P2, ये ज्यादा, बस खत्म, इतना सा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई, किसकी बात करते हैं अपन, ये आयन ऊर्जा की हो गई, ठीक है। तो आयन ऊर्जा, अब देखिए, अब जैसे अगर मान लो सेम आवर्त से ज्यादा आवर्त आ गए, है ना, किसी का आ गया 3s इस तरीके से, किसी का आ गया 4s, तो 4s का मतलब आकार बड़ा मतलब ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो n की वैल्यू होगा किसी के लिए ज्यादा होगी, n की वैल्यू। इसी को एक चीज बता देता हूं, बहुत मस्त चीज, ध्यान से समझिएगा। आयन ऊर्जा प्रोपोर्शनल एंड सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा ना, हाँ बिल्कुल, एन जितना ज्यादा होगा आयन ऊर्जा उतनी कम होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो लिथियम के लिए एन बराबर कितना है, 2 है ना भाई, 2s2 जाता है, क्वांटम संख्या है भाई। अब इसके लिए एन बराबर कितना है, 3 4 5 5,
मतलब इसके लिए m क्या हो गया, ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, इसका मतलब आयनन ऊर्जा के मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल से बताया कि सर ऊपर से नीचे आएगा तो आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो आयनन ऊर्जा कम हो गई, बात खत्म। ठीक है, तो ये होगा किसकी बात हो गई, आयनन ऊर्जा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, तो पहले समझिए विद्युत ऋणात्मकता है क्या। ठीक है, तो इसका काम कहां पड़ता है, समझिएगा कि जब सहसंयोजी बंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड में, जब दो परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बना दिए, इन्होंने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, साझेदारी कर दी आशय पूरा करने के लिए। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, क्लोरीन क्लोरीन, ये हो गया। तो जब दो परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है, तो साझेदारी करने के बाद साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींचने की क्षमता ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अब जब ये दोनों एक समान है तो ऋणात्मकता हमेशा जीरो होती है। क्यों, कि ये भी उतनी ताकतवर का, ये भी उतनी ताकतवर का, बात खत्म। क्लोरीन उतनी ताकतवर का, ये भी क्लोरीन उतनी ताकतवर का, बात खत्म। तो अब दिक्कत क्या है, अब मान लो इन दोनों ने बनाया HCl, तो क्या करेगा, क्लोरीन ज्यादा ताकतवर साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा। तो ये अपने ओर खींचने की ताकत ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मतलब सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। कितना सिंपल सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसके लिए चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। वैसे चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जो आपको सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, अगर साइनिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा बना हाइड्रोजन, लिथियम, इधर बना दिए सोडियम, इधर बना दिए बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आखिरी गैस की विद्युत ऋणात्मकता हमेशा जीरो होती है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मतलब वो अरे भैया वो साझे न करेंगे इलेक्ट्रॉन है, बंधन न बनाएंगे तो ऋणात्मकता जीरो ना होगी, इनके बनाते हैं लोग इसलिए ऋणात्मकता होती है। ठीक है, अब फ्लोरीन के नीचे में क्या बना दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे क्या बना, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। इनकी आवश्यकता नहीं है, रखिए हटा दो इनको, भगा दो। सबसे लास्ट में सीजियम। ठीक है, चलो अब लिखते हैं। तो देखिए जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, कितनी होती है, 4, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है, बंध बनाने वालों में सबसे छोटा हो गया, इसकी ऋणात्मकता कितनी होती है, 4। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करें सर, अब इसके बाद क्या करें, आपने अगर देखा होगा बुक में, आप देखो ऋणात्मकता का एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट को हम याद कैसे करें सर, टाइम कम है, बहुत कम, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चार्ट का याद करने का नहीं, बस आपको सरल तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखो ये चार्ट लिख दिया, फ्लोरीन का याद कर लो, चाहे लेफ्ट जाओ तो ऊपर से नीचे आओ तो 0.5 घटाते जाओ। कैसे सर, जैसे इसमें आ गया ऑक्सीजन में तो कितना आ गया, 0.5 घटा 3.5 आ गया, और घटा कितना आ गया, 3 आ गया, और घटा दे कितना आ गया, 2.5, और घटा दे कितना आ गया, 2, और घटा दे कितना आ गया, 1.5, और घटा कितना आ गया, 1। ठीक, अरे बहुत आसान है। ऊपर से नीचे भी आ गए, 4 से घटा दे कितना आ गया, 3.5, इसका आ गया 3, इसका आ गया 2.5। अरे पॉइंट में कुछ वैल्यू अलग होती है लेकिन आपको सॉल्व करने में इतने में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ऑक्सीजन में 3.5 का कितना हो जाएगा, 3, इसका 3 तो आ जाएगा 2.5, इसका 2.5, इसका आ गया 2, इसका 2 तो 1.5, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ बस इतना ध्यान रखना कि जितना कार्बन का होता है उतना ही हाइड्रोजन का होता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हर कार्बनिक यौगिक ध्रुवीय होता। अगर कार्बन और हाइड्रोजन बीच में अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, इसलिए क्या मानते हैं, जितना कार्बन का उतना ही हाइड्रोजन का मान लेते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में बाकी इसका कम होता है लेकिन कार्बनिक यौगिक इतना मान लेंगे कि कार्बन के बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो आवर्त सारणी में सबसे विद्युत कम ऋणात्मकता होती है सीजियम की होती है 0.7। इसको याद रखिएगा नोट डाल के कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है क्योंकि इसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आकार सबसे छोटा होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इसको बता देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होती है, एटॉमिक साइज की, मतलब परमाणु
आकार के, मतलब परमाणु आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, अब समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं इनको समझाता हूं। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। बस क्या करना है, फ्लोरीन का चार्ज याद करना है, 0.5 लेफ्ट घटा जाना है, 0.5 ऊपर से नीचे आ जाना है, बस बात खत्म, आपका चार्ज बन जाएगा। बता दो किसके साथ क्या क्या बंध बनेगा, ठीक है, किस किस तरीके से उनके बीच में ध्रुवता आएगी, ठीक है। चलो अब मिटा देता हूं, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, परमाणु आकार के आधार पर क्या चीजें इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसका, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना है। क्या करना है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना है। जैसे मान लीजिए हमने क्या बना दिया, मतलब मैं किसी की बात करूं, HF की बात करता हूं, HF की बात किया, ठीक है। अब क्या किया, फ्लोरीन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को तो संभाल पाएगा। आकार छोटा है मतलब इसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो काम कर ही पाएगा, लेकिन ये नाभिक का आकर्षण बल जिस परमाणु के साथ इसने बंध बनाया है उस पर भी बराबर काम करेगा, तो क्या करेगा, इसको भी वो अपने ओर खींचने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होने लगेंगे, इसके पास ज्यादा आ जाएंगे, यही कहलाएगी विद्युत ऋणात्मकता। मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। इसमें सीधी सी बात क्या होता है, परमाणु का छोटा होगा तो ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि प्रभावी जो नाभिक का आकर्षण बल है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है परमाणु का छोटा होने पे, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखता ही है, साथ में जिसके साथ सहसंयोजक बंध बनाया, साझेदारी की है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा अपनी ओर, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमाणु आकार के आधार पर विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। बहुत अच्छे समझ लेना, इसका काम बहुत पड़ेगा हमें आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है इसका, तो ध्यान रखना इसको। तो परमाणु आकार क्या होता जाएगा आपका, अगर कम होता जाएगा तो ऋणात्मकता क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलो अब समझते हैं, थोड़ा सा हम कुछ अच्छे टॉपिक पे आते हैं इसी के, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं परिरक्षण प्रभाव के, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत से बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है इस बारे में। परिरक्षण प्रभाव या सीलिंग इफेक्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव या सीलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है इसको। चलिए ठीक है, तो होता क्या है, पहले समझते हैं परमाणु के बारे में। परिरक्षण प्रभाव समझते हैं, ये हो गया आपका परमाणु का नाभिक, ये हो गया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक हमारे कम हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया मतलब प्रोटॉन तो उतना ही है। अब प्रोटॉन उतना ही, इलेक्ट्रॉन कम होने पे क्या होता है भाई, जो नाभिक का प्रभावी आवेश है वो उतना ही रहता है, ठीक है, प्रोटॉन उतना ही रहते हैं। तो जो नाभिक का आकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाने पे अंदर खींचने वाले ज्यादा हैं, अब बाहर तो खींचने क्या होगा, कम हो गए, तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रभावशाली, इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये अंदर की ओर खींचने लग जाएगा। तो क्या होने लगेगा, परमाणु हमारा छोटा होने लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा अंदर आ गया तो अंदर चला आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, कहीं भी अगर आता है वो। दूसरी चीज क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं पे चला गया, वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है तो दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके पता है आपको, यहाँ पे विभिन्न कोष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसके पहले कोष में, इसको क्या बोलते हैं हम, उपांत कोष, ये कहलाएगा उपांत कोष, मतलब सेकंड मोस्ट आउटर सेल, ये कहलाएगा बाह्यतम कोष, मतलब आउटर सेल। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर आने को लगा, किसकी वजह से, नाभिक के आकर्षण बल की वजह से, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज की वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर से रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन सोचते चलो यहां जुगाड़ नहीं बना, घूम के थोड़ा आगे जाते हैं, यहां पहुंचे वही वाला इलेक्ट्रॉन, जब यहां पहुंचा अंदर यहां आने लगा, फिर से नाभिक ने क्या बोला, भाई तुम अंदर आ जाओ, हम आकर्षण बल तुम पे लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर आने लगा तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन फिर से सेम चार्ज, तो क्या कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा। थोड़ा और आगे गया तो यहां भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, फिर से सेम चार्ज, तो क्या कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा। तो प्रतिकर्षण की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पा रहा है। अंदर आना चाहिए, किसकी वजह से, नाभिक का आवेश ज्यादा प्रभावशाली हो गया,
न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन फोर्स है ज्यादा इफेक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉन को अंदर आना चाहिए लेकिन नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण की वजह से जो उपांत कोष पे इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहीं रह जाएगा। यही कहलाती है सीलिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण का मतलब रक्षा कर रहा, किससे? परमाणु को छोटा होने से, मतलब परमाणु को छोटा होने से क्या कर रहा है, ये बचा रहा है। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव का पहला प्रभाव क्या होता है, परमाणु आकार इसकी वजह से क्या होता है, बदलता नहीं है, परमाणु आकार छोटा नहीं होता। पहली बात, पहला क्वेश्चन जो है कि परिरक्षण प्रभाव की वजह से क्या होता है, परमाणु आकार छोटा नहीं हो पाता है। होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो गया, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिए, उपांत कोष के इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, उसको प्रतिकर्षित कर दिए, जिससे वो बाहर का बाहर ही रहा है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मोस्टली जो मोस्ट चीज है, ठीक है, ये जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव या सीलिंग इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में। क्यों? क्योंकि देखिए जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोष तो भर दिए जाते हैं, लेकिन अंदर वाले कोष खाली रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन भरने में। जैसे अगर मान लीजिए हम किसकी बात करते हैं, छठवें आवर्त की हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6s2, लेकिन उसके अंदर क्या डी और एफ खाली रहा आएगा। ठीक है, तो पर डी और ब्लॉक एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जाते हैं, अंदर वाले कोष में ना। जैसे अपन क्या लिखते हैं 4s2 और 3d6। अगर हमने किसकी बात की, अगर कैल्शियम की बात की तो 4s2 की बात की। ठीक है, आयरन की बात करेंगे तो 4s2 और 3d6 की बात करेंगे। तो मतलब इसमें 4s में तो इलेक्ट्रॉन थे चौथे सेल में, लेकिन उसके अंदर वाले कोष में तीसरे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर दिए गए ज्यादा। तो जब अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा मतलब परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, मतलब परमाणु आकार कम छोटा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव मुख्यतः किन तत्वों में देखा जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में देखा जाता है परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, ये चीज है। तो परिरक्षण प्रभाव का पहला प्रभाव क्या है, आकार छोटा नहीं होता है, आकार छोटा होने से बचाता है परिरक्षण प्रभाव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। किनके बाद, उपांत कोष के इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, या सेकंड मोस्ट आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन। फिर ये मोस्टली किन में देखा जाता है, परिरक्षण प्रभाव डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक हमारा लेंथेनाइट संकुचन, जिसमें से लास्ट ईयर अभी नीट में पेपर पूछा गया था, नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। वो हम समझेंगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में। उसको समझने के लिए पहले ये परिरक्षण प्रभाव सीलिंग इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग आपको मैंने बताया रासायनिक बंध, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पीएनएसटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की जान ये चैप्टर, ये अकेला चैप्टर पूरी केमिस्ट्री है, समझ लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री की पूरी सोल ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इस चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या, आपने जितने भी अभी तक के वीडियो है इनको प्रॉपर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। लेकिन इन चीजों को क्लियर होने के बाद अब आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसानी समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो बस धन्यवाद यहां तक बात देखने के लिए। ठीक है, और वंस अगेन बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब हो सकता है ध्यान ना आया हो, जो भी जैसा हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा सर, इससे होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको टंग से आवाज आएगी, हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दी है, तो चलो अटेंशन से बैठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको प्रॉपर हर अपडेट मिलती रहे, और जो भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंप्लीट करा सकूं, जिससे जो मेरा टारगेट है आपको 20+ मार्क्स दिलाने का केमिस्ट्री में, वो मैं पूरा कर सकूं। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प जरूर चाहिए। ठीक है, कि प्रॉपर जितना पढ़ाया जाता है उसको देखो, समझो, जानो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोई डाउट आता है तो पूछिए, बिल्कुल। और मैं हर एक आपने देखा होगा मोस्टली आगे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूं। आप अगर कमेंट में कुछ ही बोलते हो, कोई दिक्कत होती है, तो मैं डेफिनेटली इसी बात उसको रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, तो अब ये वीडियो आपका बेसिक यहां से आज से समाप्त हो जाएगा। अब हम मेन केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजों का आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल बेसिक सर यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं गारंटीड बोल रहा हूं। आप इनमें से जितने वीडियो है 7-8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इस वीडियो को इंक्लूड करके आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, पीएनएसटी एग्जाम में आएंगे, इतने से बेसिक पे मिला करके। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट से
नए एनर्जी के साथ बिल्कुल एकदम जो मतलब बोलते हैं एकदम जोश होना चाहिए, है ना, उल्लास होना चाहिए बिल्कुल पढ़ाई करने के, एकदम डेडिकेशन दिखा करके नेक्स्ट वीडियो से वॉच करिए और स्टडी कर दिए और खुद से भी पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है।